नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। अमित जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक राजनीतिक मूल्यों और संघनिष्ठ जो प्रतिबद्धता है उसको और ज़्यादा धारदार और अधिक आधुनिक उपकरणों से जोड़ने की जो कोशिश 2014 के बाद इस जोड़ी ने की है, ये एक अलग ही भारतीय जनता पार्टी को दिशा देने की तरफ तेजी से आगे बढ़ी है। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश के करीब 70% आबादी तक अपने शासन के जरिए, अपनी सत्ता के जरिए पहुंच रही है। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार भैया जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 5 राज्यों का ये चुनाव, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्लॉग ओवर्स के एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर सामने आती है जो अंतिम ओवरों में बहुत तेज़ी से बैटिंग करती है और चीज़ों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। आप किस तरह देखते हैं 5 राज्यों को? देखिए, पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं जी। ये तीनों राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हमारे मजबूत संगठन के खाके वाले राज्य, और जहां भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले बड़ी ऐसे राज्य हैं। जी। लंबे समय तक हमारी सरकारें चली हैं, बहुत अच्छा शासन हमने दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अनइंटरप्ट 15 साल का हमारा शासन रहा, और ये 15 साल में दोनों राज्यों की दशा दिशा बदलने का हमने सभानतापूर्वक सफल प्रयास किया है। जी। जहाँ तक मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ, एक बीमारू राज्य माना जाता था। वित्तीय डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन पूरा चरमराया हुआ था, कानून और व्यवस्था खराब थी, किसानों की हालत बदहाल थी, शिक्षा की हालत बदहाल थी, स्वास्थ्य की हालत बदहाल थी। ये सारी चीज़ों से सफलतापूर्वक बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, और उनको सफलता भी बहुत मिली है। कई सारे पैमाने पर कांग्रेस के 55 साल का शासन और हमारा 15 साल का शासन कांग्रेस के 55 साल के शासन पर भारी है। जैसे 18% ऋण पर, सूद पर ऋण दिया जाता था किसानों को, हमने 0% पर आज दे रहे हैं। पहले सिर्फ 1300 करोड़ देते थे, आज 13,000 करोड़ दे रहे हैं। किसानों के लिए गेहूँ, धान, सोयाबीन, मक्का, ये सारी चीज़ें समर्थन मूल्य पर क्रय करना ये स्वप्न था। आज मध्य प्रदेश में सारी चीज़ें समर्थन मूल्य और बोनस के साथ क्रय करने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मोदी जी की नीम कोटेड यूरिया के स्कीम के कारण यूरिया की किल्लत खत्म हुई है। इरिगेशन 7.5 लाख हेक्टेयर था, आज 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सफलता हुई। और कुल मिलाकर कृषि का सकल घरेलू उत्पादन लगभग 2.1 टाइम बढ़ाने में हम सफल हुए, मतलब डबल करने में हम सफल हुए 15 साल में। 55 साल का जो अचीवमेंट था उससे डबल हमने 15 साल में किया है। इसी तरह से 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 18 है। 103 इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक थे, आज 304 हैं। शालाओं में भी लगभग 90% की वृद्धि की है। बजट 21,000 करोड़ था, आज 1,85,000 करोड़ है। 17,000 पर व्यक्ति आय थी, पर हेड इनकम थी, आज उसको हमने 77,000 तक पहुंचाया। मैं मानता हूँ ये सारी उपलब्धियाँ नीचे तक परकोलेट की है, और ढेर सारी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना हो, मोदी जी की गैस देने की उज्ज्वला की योजना हो, मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सौभाग्य योजना, घर में बिजली पहुंचाने की योजना हो, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की जनता तक सफलतापूर्वक पहुंची हैं। तो मैं बहुत दृढ़ता के साथ मानता हूं कि यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी। चुनाव के ठीक पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि 90% पोलिंग अल्पसंख्यकों की अगर होगी तो कांग्रेस के हित में होगा। और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर का मसला भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। आप इन दोनों मसलों को क्या देखते हैं कि ये चुनाव पर कहीं कोई असर, इम्पैक्ट ला सकते हैं? देखिए, कमलनाथ जी के बयान से मुझे कोई आश्चर्य नहीं है।
कांग्रेस सालों से धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करती है। जी यहाँ कमलनाथ जी का कुछ बयान आता है, माइनॉरिटी ज़्यादा वोटिंग करे ऐसी अपील कर अगर वो अपील करते कि सारे वोटर वोटिंग करें तब तो समझ में आता है, जी ये लोकतंत्र की भलाई के लिए है। जी मगर माइनॉरिटी ज़्यादा वोटिंग करे, मैं मानता हूँ ये लोकतांत्रिक तरीके से उचित नहीं, अगर ये वीडियो सही है तो। और दूसरा, वहाँ सीपी जोशी का वीडियो बात आता है, खुल कर जात पात की बात करते हैं, जात पात को भुनाने की बात करते हैं। जब से राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस फिर से धूर जातिवादी पॉलिटिक्स और फूड रिलीजियस एपीसमेंट की ओर आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों से देश के लोकतंत्र को आजाद कराने में लगी है। तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने अच्छाई हो गया, खुलासा हो गया, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जी और जहां तक राम जन्मभूमि का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अटल है। हम चाहते हैं वो ही स्थान पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए। ये हमारा चुनावी वादा है और हम चाहते हैं कि कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो, जल्दी परिणाम आ जाए। मैं आपको केंद्र की तरफ लेकर जाता हूं। बड़े फैसले केंद्र सरकार के, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सामने एक चुनौती ये भी है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, गैर पारंपरिक राजनीतिक फैसले लेने की कोशिश करती है जो राजनीतिक तौर पर शायद उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? जी देखिए, मैं आपसे थोड़ा डिफर करता हूँ। जी। आपने कहा कि बीजेपी बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, इससे मेरा मतभेद है। बीजेपी बड़ी तेजी से देश को आगे ले जाना चाहती है। जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन, इससे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। ये देश की भलाई के लिए लिया गया फैसला है। कोई भी बताए मुझे जीएसटी से बीजेपी को क्या फायदा है? जी थोड़ा बहुत हमारी प्रचार की सामग्री पर भी जीएसटी तो लगा होगा, परंतु एक अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 4 कोने के अंदर लाने का ये हमारा प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से आज तक कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो लोगों को अच्छा लगे। हमने ऐसे फैसले लिए जो लोगों के लिए अच्छे हो, जी जी जो लोगों को फायदा कराते हैं। जीएसटी आज शुरुआती दिक्कतों को छोड़ दीजिए, मैं पूरी संवेदना के साथ छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग और जिनको तकलीफ पड़ी है उनके साथ खड़ा हूँ। मेरी सरकार भी खड़ी है पूरी संवेदना के साथ। मगर ये टीथिंग प्रॉब्लम जो थे उसको छोड़ दीजिए तो धीरे 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 जीएसटी अब देश के अर्थतंत्र को बढ़ावा दे रहा है। जी और इतना बड़ा सेल टैक्स रिफॉर्म, दुनिया में सबसे बड़ा सेल टैक्स रिफॉर्म अगर आप करते हो तो शुरुआती टीथिंग प्रॉब्लम आएंगे। मैं सभी छोटे व्यापारी और छोटे उद्योजक को भी कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारी कोई गलत इरादा नहीं है। आपको तकलीफ हुई है वो बात सही है, मगर हमने संवेदना से आपसे संवाद करते 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 कई सारे प्रोसीजर सुधारे हैं, कानून में भी बदलाव किया है और बहुत सारी चीज़ों में टैक्स के रेट को कम करने का काम किया है। और अब ये सुचारू रूप से चलने लगा है। अभी भी हमारा मन खुला है, जो तकलीफें हैं उसको सुधारने के लिए हम तैयार हैं। परंतु देश के अर्थतंत्र को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। 4.4% पर ग्रोथ रेट छोड़कर गई थी कांग्रेस, आज 8.3% तक पहुंचा है, डबल हुआ है। जी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ अर्थतंत्र हमने बनाया है। ये 9वें नंबर पर दुनिया में अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, हम 6 नंबर पर ले गए हैं। 5 ही साल में 3 अंकों का उछाल आया। मनमोहन सिंह के शासन में एक भी अंक का उछाल नहीं आया था, 1 अंक नीचे चला गया था। जी यही बताता है कि हमारी दिशा सही है, नीचे तक फायदा पहुंचा है। गरीब लोगों को गैस मिला है, आवास मिला है, बिजली मिली है। गरीब सगर्भा माता को टीका समय पर लगता है, उसके नवजात शिशु को टीका समय पर लगता है। किसानों का धान खरीदा जाता है। 5 लाख तक के सभी आरोग्य की खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार उठा रही है। तो मैं मानता हूँ ये अच्छे परिवर्तन की ओर देश जा रहा है और देश के 50 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का ये प्रयास है। एक घर में शौचालय जाता है तो महिलाओं को कितनी शांति होती है, मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते। हर रोज सुबह उनको शर्मसार होना पड़ता था, आज वो सम्मान के साथ अपने घर के अंदर अपना काम कर रही है। उनका आरोग्य भी अच्छा हो रहा है।
मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संगठनात्मक तौर पर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन का कारण इसलिए माना गया कि वहाँ की जातिगत राजनीति के तिलस्म को भेद कर बीजेपी आगे बढ़ी। तो आप किस तरह देखते हैं, देश की राजनीति रीजनल पार्टीज की राजनीति है, देश की राजनीति बहुलतावादी जाति समाज की राजनीति है, इसमें उज्ज्वला और बुलेट ट्रेन इनका समन्वय किस तरह बीजेपी लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। जरा भी चैलेंज नहीं, देखिए जी जातिवादी राजनीति लगभग हाशिए पर चली गई। जी हालांकि कांग्रेस उसको मेन स्ट्रीम में लाने का पूरा प्रयास कर रही है, राहुल गांधी जी लाने का प्रयास पूरा कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता अब देश की जनता इस दिशा में जाएगी। जी देश की जनता विकास की ओर मुड़ गई है और मैं मानता हूं कि जहां जरूरत है वहां दुनिया की सबसे आधुनिक चीजें भारत की जनता को उपलब्ध हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जी हमने आगे बढ़ना पड़ेगा, दुनिया के साथ कदम मिलाना पड़ेगा। जी आप मानते हैं देश तैयार है, दक्षिण एशिया की तरह, चीन की तरह, दक्षिण कोरिया की तरह? देखिए हर देश की अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, हर देश की अलग प्रकार की एक डायनेमिक्स होती है। हमने जो रणनीति, हमने जो पॉलिसी मोदी जी ने अपनाई है वो इस देश की भूगोल, इस देश की संस्कृति और इस देश की बेसिक रिक्वायरमेंट को नज़र में रखकर अपनाई है। जी तो मैं मानता हूं कि भारत की जरूरियातों को मद्देनजर ये आइडियल पॉलिसी है, जी जिसमें गरीबों का भी उत्थान हो रहा है, कृषि भी बढ़ रही है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ रही है और साथ में बुलेट ट्रेन भी आ रही है। जी जी 2014 में अच्छे दिन की बात थी, 2019 में बीजेपी का प्लान क्या होगा? किस इशू को आप आक्रामक तरीके से सामने रखकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए हम डेवलपमेंट के मुद्दे को ही लेकर जाएंगे, देश की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। मैं छोटी सी बात आपको करना चाहता हूँ कि हम एनआरसी लेकर आए, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही। मेरा राहुल गांधी जी से सीधा सवाल है कि आप देश में घुसपैठियों को चाहते हो या नहीं चाहते हो? देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए, उसको छुपाइए मत। घुसपैठिए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए हम एनआरसी लेकर आए। इस प्रकार के कई मुद्दे पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही और मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में अपना रुख क्या है वो देश की जनता के सामने डरे बगैर बेखौफ होकर रखना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से अब बात कर रही है, शिव भक्ति की बात है राहुल जी की, विपश्यना में वो जाते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, कैलाश और बाद में कमलनाथ जी माइनॉरिटी से मीटिंग कर ज्यादा वोट की अपील करते हैं। जी, ये अंतर्विरोध देखते हैं आप कांग्रेस? अंतर्विरोध नहीं है, ये जनता की आंख में धूल झोंकने का प्रयास है। जी, मगर मैं तो चाहता हूं कि वो चुनाव के बाद भी जाते रहे, जरा जाते रहें। जी आपके व्यक्तित्व की मैं छोटी सी एक बात करूंगा, हालांकि आप बहुत बचते हैं अपने बारे में बात करने का, और ये संगठन का वही एक आपके भीतर मैसेज है। जितने आप सख्त माने जाते हैं, गुलदस्ता नहीं, स्वागत नहीं, जल्दी से औपचारिकता खत्म करिए, मुद्दे पर आइए, एक संगठन में इतना सख्त एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। और निजी जीवन में आप एक मस्त, बिंदास और बहुत जीवन को जीने वाले व्यक्ति हैं। देखिए ये सख्त अप्रोच नहीं है, संगठन के लिए बहुत जरूरी है कि समय का सदुपयोग किया जाए, एक, और दूसरा ये सारी चीज़ें जो होती है वो बड़े बड़े गुलदस्ते, वो चुनाव है तब तो ठीक है, मगर संगठनात्मक कार्यक्रमों में नहीं करने चाहिए। जी जी जब चुनाव होता है, एक माहौल बनाना होता है, एक मूड बनाना होता है, विजय के लिए पूरी फोर्स को ड्राइव करना होता है, तब ये सारी चीज़ें अपना एक स्थान भी रखती है, महत्व भी रखती हैं। परंतु जब संगठनात्मक कार्यक्रम हो, मेरा दृढ़ रूप से मानना है कि सीधे साधे होने चाहिए, सादगीपूर्ण होने चाहिए, भोजन भी सादगीपूर्ण होने चाहिए, स्थान भी सादगीपूर्ण होना चाहिए और कम से कम खर्च में कार्यक्रम होने चाहिए। जी जी तो कुछ थोड़ा सा मंत्र दे दीजिए उन राजनेताओं को जो बहुत तनाव में रहते हैं चुनाव में, उनका रक्तचाप ऊपर नीचे होता रहता है। आप जब इतना सख्त शेड्यूल लेकर चलते हैं, अनुशासन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने को तनाव मुक्त करने के लिए क्या करते हैं? ध्यान, योग या कुछ भिन्न जीवन शैली? चलिए मैं व्यक्तिगत बातों में जाना नहीं चाहता, मैं समझता हूं। जी। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कमोबेश सभी कार्यकर्ता जिस दिन हमारी सरकार की शपथ होती है उससे दूसरे क्षण अगले चुनाव की तैयारी में लगते हैं। तो तनाव हम पर ज्यादा नहीं होता है। जो मौसमी राजनीतिक दल होते हैं जिनके लिए चुनाव के समय ही जनता याद आती है, उनके लिए ये होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम लगातार
राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार 5 साल तक जनता के बीच में रहता है, तो हमारे लिए चुनाव में बहुत टेंशन नहीं होता है। हम हंसते खेलते मौज मस्ती से चुनाव को झेलते हैं, लड़ते हैं और विजयी होकर बाहर आते हैं। जी, आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे। 5 राज्यों के चुनाव के पहले राफेल का इशू एक उठा और 2019 में भी कांग्रेस इसको लेकर हमलावर मूड अख्तियार कर ही चुकी है, ये साफ दिख रहा है। राफेल पर जवाब, क्योंकि ये बीजेपी की छवि पर एक आघात के तौर पर इसको देखा गया। कोई आघात नहीं है जी। एक फूटी कौड़ी भी ज्यादा दाम हमने नहीं दिया है, मैं स्पष्टता कर दूं। जी। राहुल जी ये सारी चीजें कहाँ से मनगढ़ंत लेकर आते हैं। ये कहते हैं कि अनिल अंबानी की फैक्ट्री में राफेल बनने, जबकि राफेल एक भी देश में बनना ही नहीं, सारे के सारे फ्रांस से बनकर आ रहे। इस तरह की झूठी बातें जिस पर ना सर है ना पगड़ी है, ये लेकर घूमते रहते हैं। और मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास इतनी सूचनाएं कौन दे रहा है अभी आपको, जरा उसका सोर्स क्यों आप डिक्लेयर नहीं करते हैं? किस कंपनी से आ रही है सूचनाएं जी, इसका आधार क्या है? और अगर ये सूचनाएं सही है तो देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट में केस चलता था, आप क्यों अंदर नहीं गए? पार्टी क्यों नहीं बनी? जी, सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करते। वे इस तरह से घोटाला हुआ है। अगर वहां से भाग जाना, सभाओं में झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना, देश की जनता अच्छे तरीके से जानती है घोटाले करना है कांग्रेस का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ अमित जी इस बातचीत के लिए, और आपको 5 राज्यों के चुनाव के लिए और 2019 के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। राफेल के इशू पर वो सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर राहुल गांधी जी आप ये बता दीजिए हमको कि ये सूचनाएं स्रोत कहाँ से है, इसकी सारी सूचनाएं आप तक कहाँ से पहुँच रही हैं। वो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीएसटी से या डीमोनेटाइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ, ये बता दीजिए। आखिर हमारी प्रचार सामग्री पर भी टैक्स लग रहा है, लेकिन इसके साथ ही वो व्यापारियों से और उद्योगपतियों से ये कहते हैं कि देश के हित में ये निर्णय लिया गया है, देश के हित में ये फैसला हुआ है और आप इसको बेयर कीजिए, क्योंकि बीजेपी का ये कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव के लिए वो पूरी तरह आश्वस्त नजर आते हैं कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन के साथ सामने आएगी, और इसी तरह 2019 को लेकर भी उनका बहुत साफ तौर पर दावा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ी है, देश की जनता जरूर उस पर मुहर लगाएगी। खास मुलाकात में इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।